अब हम इस जाने बढ़ रहे हैं कि हम प्रूव ये करें कि जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो हमेशा किसी ना किसी कोनिक को ही रिप्रेजेंट करती है। जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ये मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है 2 वेरिएबल्स में। लेकिन एक बात याद रहे कि ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन उस वक्त ही रहेगी जब इसमें से a, b और h में से कम एक टर्म ऐसी हो जो ज़ीरो ना हो। क्योंकि अगर ये a, h और b में से कम एक नंबर ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर ये तीनों ज़ीरो हो गए a 0, b 0 और h 0 तो एक्स वाई वाली टर्म भी गायब हो जाएगी, x² वाली भी, y² वाली भी, ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। तो ये मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है जिसमें a, b और h में कम एक का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, हमने प्रूव ये करना है कि ये हमेशा किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आज हम फिलहाल ये प्रूव करने लगे हैं कि इससे पेयर ऑफ लाइंस कब बनती हैं। पेयर ऑफ लाइंस भी हमें मालूम है कोनिक ही है, तो इस मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से पेयर ऑफ लाइंस भी बनती हैं। इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं a, b, h, g, f, c ये किस तरह के होंगे कि इक्वेशन से दो लाइंस बन जाएंगी, वो ये हमने कंडीशन प्रूव करनी है कि अगर ये वाला डिटर्मिनेंट a, h, g, h, b, f और g, f, c 0 आ जाए तो फिर मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है उससे पेयर ऑफ लाइंस बनती हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर इससे दो लाइंस बन रही हैं, लाइन की इक्वेशन याद है आपको, दो वेरिएबल्स में जो लाइन की इक्वेशन होती है क्या होती है? लाइन की इक्वेशन हमें याद है वो होती है ax + by + c = 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। जनरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर इससे दो लाइंस बन रही हैं इसका मतलब है इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड के फैक्टर्स बन जाएंगे और दो इस तरह के फैक्टर्स बनेंगे। अगर इसके फैक्टर्स बन गए और दो इस तरह के फैक्टर्स आ गए और वो = 0 हुआ तो क्या मतलब होगा कि पहला फैक्टर भी 0 है उनमें से और दूसरा फैक्टर भी 0 है, दोनों लीनियर फैक्टर 0 हो जाएंगे। लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है इससे दो लाइंस बन जाएंगी। तो अगर हम देखना ये चाहते हैं कि इससे पेयर ऑफ लाइंस बन रहे हैं यानी दो लाइंस बन रही हैं, तो बेसिकली इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये जो असल में सेकंड डिग्री की मोस्ट जनरल इक्वेशन है, इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनने चाहिए। यहीं से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने बताया था वही हमने लिख लिया है कि जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है इससे पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी अगर इसके दो लीनियर फैक्टर्स बन गए। वो जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं वो मैंने अज्यूम कर लिए हैं कि वो L1x + M1y + N1 एक फैक्टर है और दूसरा L2x + M2y + N2 है। इस इक्वेशन के अगर इस तरह के दो फैक्टर्स बन गए हैं तो फिर कंफर्म है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ से हमने कंडीशन निकालनी है कि आखिर a, h, b, g, f, c किस तरह के हों कि पेयर ऑफ लाइंस बने, और वो कंडीशन हमने ये ड्राइव करनी है। अगर ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं तो उसी वक्त इक्वल हो सकती हैं जब दोनों साइड्स पर x² का कोफिशिएंट सेम हो, xy का कोफिशिएंट सेम हो, y² का कोफिशिएंट सेम हो, x का कोफिशिएंट सेम हो, y का कोफिशिएंट सेम हो और कांस्टेंट टर्म भी सेम हो। राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके इसी तरतीब से लिखते हैं x² xy y² xy और कांस्टेंट की टर्म में। और अगर दोनों इक्वेशन सेम हैं तो सारे कोफिशिएंट सेम होंगे, सारे कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे, हमारे पास a, b,
एच जी एफ सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और वो जो ए एच बी सी की वैल्यूज़ आएंगी अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमारा मसला हल हो जाएगा। यही हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और इसी तरतीब में लिखते हैं जिस तरतीब में हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, सिंपली मैं मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले L1x से मल्टीप्लाई कर लिया, अब M1y से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और लास्ट में N1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हमने ये मल्टीप्लिकेशन का अमल कर लिया है। अब राइट साइड पर ज़रा तरतीब दे लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास एक ही है, L1 L2 एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स वाई वाली टर्म लिख लेते हैं। एक्स वाई वाली हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास L1 M2 प्लस M1 L2 एक्स वाई। इसके बाद हम वाई स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर वाली हमारे पास एक ही टर्म है, क्या है वो, M1 M2 वाई स्क्वायर। इसके बाद हम x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। जो हमारे पास x वाली टर्म्स हैं वो ये दो हैं, इन दोनों में से x कॉमन, L1 N2 प्लस L2 N1 x। इसके बाद हम y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। y वाली टर्म जो है वो हमारे पास ये दो हैं, इन दोनों टर्म्स में से y को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा M1 N2 प्लस N1 M2 y, और फिर लास्ट में हमारे पास एक ही टर्म है जो कांस्टेंट है, प्लस N1 N2। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम वही है, क्या है भला, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। और दो इक्वेशंस अगर इक्वल हैं वेरिएबल्स में, या कह लें दो पॉलिनोमियल्स टू वेरिएबल्स की इक्वल हैं, तो सारे कोफिशिएंट सेम होंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो इक्वल होगा राइट साइड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट L1 L2 के। हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है वो राइट साइड वाले एक्स वाई के कोफिशिएंट L1 M2 प्लस M1 L2 के इक्वल होगा। हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर का b, वो राइट साइड पे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट M1 M2 के इक्वल होगा। हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो x का कोफिशिएंट 2g है वो राइट साइड पे x के कोफिशिएंट L1 M2 प्लस L2 N1 के इक्वल होगा। हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो y का कोफिशिएंट 2f है वो राइट साइड पे y के कोफिशिएंट M1 N2 प्लस N1 M2 के इक्वल होगा। और लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म c है वो इक्वल होगी N1 N2 के। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं a, h, b, g, f और c की। a, b, a, h, b, g, f, c इन इक्वेशंस से निकाले जा सकते हैं। अगर हम इन सारी इक्वेशंस में से जो नई चीज़ें हमने सपोज की थी L1, M1, N1, L2, M2, N2 उनको एलिमिनेट कर लें और इक्वेशन बना लें जिसमें ओरिजिनल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हों, यानी a, h, g, f और c, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। और वो रिक्वायर्ड कंडीशन उसने पहले से बताई हुई है कि वो रिक्वायर्ड कंडीशन हमने क्या लानी है, वो इस डिटर्मिनेंट को हमने इक्वल टू 0 लाना है। अगर हम डायरेक्ट सोचें
कि इन 6 इक्वेशन में से हम L1 L2 M1 M2 और N1 N2 को एलिमिनेट करके वो वाली रिलेशन बना लें तो मुश्किल काम है। पहली दफ़ा जिसने बनाया था उसने यकीनन बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हमें चूँकि सिंपली जवाब गिवन है, हमें रिज़ल्ट गिवन है कि ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो लाना है, तो हम सिंपली उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हल करते हैं और इन इक्वेशंस का यूज़ करते हुए उसको प्रूव कर देते हैं कि वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो वही रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी प्रूव हो जाएगी। तो हम वो डिटर्मिनेंट हल करने लगे हैं जो उसने कहा है कि इक्वल टू ज़ीरो लाना है और उसको इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करेंगे। तो हमने जो कंडीशन बनानी है कि डिटर्मिनेंट को ज़ीरो होना चाहिए, हमारी कंडीशन के मुताबिक लाइंस होंगी। अगर ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हों तो इन्हीं के मुताबिक, हमारी कंडीशन के मुताबिक गिवन इक्वेशन जो है वो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। इस डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आए, कौन से डिटर्मिनेंट का, AHG HBF और GFC डिटर्मिनेंट का, और ये अगर आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो वही कंडीशन बन जाएगी जो उसने दी हुई है। AHG की वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। A की वैल्यू है L1 L2, H की वैल्यू ये 2H है, तो H की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी L1 M2 प्लस M1 L2 बाई 2। G की वैल्यू ये 2G की वैल्यू है, तो G की वैल्यू L1 N2 प्लस L2 N1 ओवर 2 हो जाएगी। H की वैल्यू यही जो पहले लिख चुके हैं। B की वैल्यू हमारे पास क्या है, B की वैल्यू हमारे पास M1 M2 है। F की वैल्यू हम यहां से बना लेंगे, M1 N2 प्लस M2 N1 ओवर 2। G की वैल्यू यहीं से पहले भी लिखी है। F की वैल्यू ये वाली, और फाइनली C की वैल्यू N1 N2। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है और आंसर लाना है ज़ीरो। डायरेक्ट एक्सपैंड करना चाहें तो यकीनन आप एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल काम है। हम थोड़ा सा ट्रिक लगा रहे हैं, ट्रिक लगाकर इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करने लगे हैं। और ट्रिक क्या लगा रहे हैं, हम इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में तब्दील कर रहे हैं, और इस तरह से कि जब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आए जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम पहली रो रख लें L1 L2 0, और इधर फर्स्ट कॉलम रख लें L2 बाई 2 L1 बाई 2 और 0। ज़रा इनको मल्टीप्लाई कर कर देखें क्या हमारे पास ये एलिमेंट्स बन रहे हैं। जब हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से जैसे मैट्रिसेस को करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को जब आपने आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो जैसे मैट्रिसेस को करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रोज़ को रोज़ के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं वैसे ही किया करता हूं ताकि मुझे बार बार नया ना याद रखना पड़े। जैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को भी मैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एलिमेंट बनेगा L1 L2 बाई 2 प्लस L2 L1 बाई 2 प्लस 0, और L1 L2 बाई 2 प्लस L1 L2 बाई 2 L1 L2 बन जाएगा। इसी तरह से इस रो को जब मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये एलिमेंट आना चाहिए। देखें इसमें L1 M2 बाई 2 है, तो L1 को यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूं M2 बाई 2 से, और इसमें L2 M1 बाई 2 है तो L2 को मल्टीप्लाई करूं M1 बाई 2 से, और बस तीसरा 0 ही रख लेते हैं। अगर मैं इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा L1 M2 बाई 2 प्लस L2 M1 बाई 2 प्लस 0। ये वही एलिमेंट है जो यहाँ पे गिवन है। इसी तरह से इस रो को थर्ड कॉलम से ऐसा कॉलम चूज़ करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये वाला एलिमेंट बने। उसके लिए L1 को मल्टीप्लाई करें N2 बाई 2 से, L2 को मल्टीप्लाई करें N1 बाई 2 से, और थर्ड एलिमेंट
इसमें 0 रख लेते हैं। जब मैं इस फर्स्ट रो को सेकंड डिटर्मिनेंट के इन तीनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही फर्स्ट रो वाले तीनों एलिमेंट्स बन जाएंगे। और अब मैं सेकंड रो चूज करना चाहता हूं कि जब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो ये एलिमेंट आए। इसमें L2 के साथ m1/2 है, L2/2 यहाँ मौजूद है। यहाँ अगर मैं m1 रख लूँ, m1 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो m1 L2/2 बन जाएगा। और यहाँ L1/2 है, L1 के साथ m2 है, यहाँ m2 रख लेता हूँ। जब मैं m2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो L1 m2/2 ये एलिमेंट बन जाएगा। और तीसरा 0 ही रख लेते हैं। जब मैं इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा ये एलिमेंट बन जाएगा, सेकंड कॉलम से करूंगा ये एलिमेंट बन जाएगा, इस रो को थर्ड कॉलम से करूंगा तो ये एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड रो चूज कर लेते हैं। मुझे ये एलिमेंट चाहिए L1 N2/2, ये L2 है और L2 N1/2। L2/2 को मैं यहाँ N1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और L1/2 को N2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और ये 0। अगर मैं इस रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास थर्ड रो आ जाएगी। मैंने इस डिटर्मिनेंट को ट्रिकी तौर पर इन दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट की शक्ल में बना लिया है। और ऐसा बना लेने से आप देखें आंसर 0 आ गया है। कैसे? इसका थर्ड कॉलम 0 है। एक डिटर्मिनेंट का एक कॉलम 0 हो या एक रो 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसका थर्ड कॉलम 0 होने की वजह से 0 है, इसकी थर्ड रो 0 है इसलिए ये 0 है, और 0 और 0 का प्रोडक्ट 0। तो ये प्रूव कर लिया कि अगर सेकंड डिग्री की जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, ये कंडीशन हमने ड्राइव कर ली है। आइंदा जब भी हमें सेकंड डिग्री की मोस्ट जनरल इक्वेशन दी हो और हमने चेक करना हो कि वो इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उस इक्वेशन में से AHG BFC मालूम करके इस डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आंसर क्या आ गया 0 आ गया तो इसका मतलब होगा वो इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आंसर 0 ना आया, 0 के अलावा कुछ और नंबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन से पेयर ऑफ लाइंस नहीं बन रही हैं बल्कि कोई और कर्व्स बन रही हैं। हमने कंडीशन ड्राइव कर ली है कि ये जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है अगर इसके कोफिशिएंट जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट AHG HBF और GFC 0 हो। अगर फर्ज कर लें मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से बन रही हैं पेयर ऑफ लाइंस, और वो जो दो लाइंस बन रही हैं हम उन दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना चाहते हूँ। वो जो दो लाइंस बन रही हैं वो दो लाइंस हैं कौन सी? इसके फैक्टर्स को हमने ज्यूम किया है कि वो हैं L1x + M1y + N1, L2x + M2y + N2। अगर हम इसको इक्वल टू 0 लें, ये दो फैक्टर इक्वल टू 0 लें, तो हमारे पास दो लाइंस बनेंगी और हम उन दो लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल निकालना चाहते हैं। हमने देखा ये है कि ये मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से ये दो फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो ये कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। और अगर मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को हम इक्वल टू 0 रखें और हमारे पास बन रही हो दो लाइंस, एक लाइन L1x + M1y + N1 = 0, दूसरी लाइन बन रही हो L2x + M2y + N2 = 0, और हमें इन दोनों लाइंस के दरमियान निकालना हो एंगल। याद है दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का फार्मूला? हमने सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक लाइन की स्लोप M1 हो, दूसरी लाइन की स्लोप M2 हो और आप इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा मालूम करना चाहते हो, तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है M2 - M1 / 1 + M1 M2। ये फार्मूला हमें याद है। ये फार्मूला M1 - M2 / 1 + M1 M2 भी हो सकता है। लाइंस के बिटवीन ही एंगल निकलता है, समटाइम लाइन L1 से L2 की तरफ एक मेथड से और दूसरे फार्मूले से L2 से L1 की तरफ। लेकिन इन बिटवीन निकालना हो तो कोई सा भी फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, M2 - M1 के साथ भी और M1 - M2 के साथ भी। तो इन लाइंस की स्लोप्स निकाल लेते हैं और इन लाइंस की स्लोप्स की मदद से ये फार्मूला यूज़ करके इनके दरमियान बनने वाला एंगल मालूम कर लेते हैं।
अगर लाइन हमारे पास हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमें इसकी स्लोप मालूम करना हो तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए बी एक्स और सी को राइट पर ले जाएं तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी और b से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स और माइनस सी ओवर बी, और इसमें ये जो माइनस ए ओवर बी है ये हमारे पास इसकी स्लोप m है। तो यहाँ से इन दोनों लाइंस की स्लोप मालूम करते हैं और उन स्लोप्स को इस्तेमाल करते हुए और इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए बनने वाली दोनों लाइंस के दरमियान एंगल निकालते हैं। इस लाइन की स्लोप को अगर फ़र्ज़ करें मैं कैपिटल M1 का नाम दे लेता हूँ तो वो मेरे पास हो जाएगी माइनस, क्या फार्मूला निकला है, x का कोफिशिएंट a ओवर b, y का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट L1 और y का कोफिशिएंट M1 है तो माइनस L1 ओवर M1। और इस लाइन की स्लोप को अगर मैं M2 कह लेता हूँ तो वो मेरे पास होगी माइनस x का कोफिशिएंट L2 ओवर y का कोफिशिएंट M2। और अगर लाइंस के दरमियान बनने वाले एंगल को थीटा कह लें तो टेन थीटा का फार्मूला है हमारे पास, क्या फार्मूला है, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं m1 और m2 की जो हमने मालूम की है। m1 m2 की वैल्यू माइनस L2 ओवर m2 है, माइनस फार्मूले का m1 की वैल्यू माइनस L1 ओवर m1 है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस L1 ओवर M1 और माइनस L2 ओवर M2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फार्मूला ड्राइव करते हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो फार्मूला है वो गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स A, H, B, G, F और C की शक्ल में आए। इसमें न्यूमरेटर में एलसीएम ले लें, M1 M2 एलसीएम आ गया और माइनस L2 के साथ M1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L1 के साथ M2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी M1 M2 एलसीएम ले लें, M1 M2 एलसीएम आ जाएगा, 1 के साथ M1 M2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस L1 और L2। और इसमें क्या हो रहा है भला, एलसीएम जो है वो दोनों कैंसिल हो गए हैं, बाकी को हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर बनाना है A, H, B, G, F, C की शक्ल में। और देखें क्या यूज़ किया जा सकता है, यूज़ ये किया जा सकता है कि M1 इंटू M2 इक्वल है B के, L1 इंटू L2 इक्वल है A के। डिनोमिनेटर में तो आसानी के साथ ये मेरे पास A प्लस B बन गया और न्यूमरेटर में L1 M2 और L2 M1, इसकी रिलेशन कहीं है हमारे पास, इसकी रिलेशन हमारे पास ये है L1 M2 प्लस L2 M1 की, लेकिन यहाँ दरमियान में माइनस है। क्या ये माइनस प्लस में चेंज हो सकता है? इस माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए मैं इसका ले रहा हूँ स्क्वायर, L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर। लेकिन क्या इक्वेशन की एक साइड पर स्क्वायर ले सकता हूँ सिर्फ? अगर मैंने स्क्वायर लिया है तो साथ ही मैं इसका स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर और माइनस का 2L1 L2 M1 M2। और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास आ चुका है A प्लस बी, और मैं बेसिकली एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ, ऊपर ये जो A माइनस बी का स्क्वायर है इसे A प्लस बी के स्क्वायर में चेंज करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं अपने पास से 2L1 L2 M1 M2 प्लस और माइनस कर लेता हूँ, बाकी सारी एक्सप्रेशन एज इट इज। L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर स्क्वायर रूट के नीचे एज इट इज। और अपने पास से प्लस और माइनस करने लगा हूँ 2L1 L2 M1 M2।
2L1 L2 M1 M2 मैंने प्लस भी कर लिया और 2L1 L2 M1 M2 मैंने माइनस भी कर लिया। और रकम में एक पहले से मौजूद है माइनस का 2L1 L2 M1 M2, डिनोमिनेटर में पहले से मौजूद है a प्लस बी। तो फाइनली हमारे पास टेन थीटा इक्वल आ रहा है, ये जो थ्री टर्म्स हैं पहले वाली ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसे a प्लस बी का होल स्क्वेयर बना लेते हैं, L1 M2 प्लस L2 M1 का होल स्क्वेयर। और आखिरी दोनों जो टर्म्स हैं माइनस वाली ऐड हो जाएंगी, -4 L1 L2 M1 M2, इस सारे का स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में a प्लस बी है। ये उन दो लाइंस के दरमियान एंगल है, लेकिन इस एंगल को मैं चेंज करना चाहता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट थे AHGFC की शक्ल में। नीचे वाला तो चेंज हो चुका हुआ है, न्यूमरेटर में L1 M2 प्लस L2 M1 की वैल्यू L1 M2 प्लस L2 M1 की वैल्यू 2h है, इसकी जगह यहाँ 2h लिख दिया, 2h का स्क्वायर -4 L1 L2 और M1 M2। L1 L2 की वैल्यू a है और M1 M2 की वैल्यू b है। L1 L2 की जगह a और M1 M2 की जगह b आ गया। और a प्लस b ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, 4 स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन ले लेंगे और 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 2 रह जाएगा और स्क्वायर रूट के नीचे रह जाएगा h स्क्वायर माइनस ab और डिनोमिनेटर में a प्लस b। यही इन दो लाइंस के दरमियान बनने वाले एंगल का फार्मूला है। अगर हमारे पास जो सेकंड डिग्री की मोस्ट जनरल इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे दो लाइंस बन रही हों, यानी वो डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो जो हमने प्रूफ की है कि AHG HBF GFC इक्वल्स टू 0 आ रहा हो और हमने इन दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना हो और एंगल थीटा हो, तो टेन थीटा का फार्मूला है 2 इंटू एच स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी का स्क्वेयर रूट। यहाँ से एक छोटी सी स्पेशल कंडीशन बनाई जा सकती है और वो कंडीशन ये कि अगर ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो कब परपेंडिकुलर होंगी। अगर ये जो दो लाइंस बन रही हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो टेंजेंट का आंसर अनडिफाइन होना चाहिए और टेंजेंट का आंसर अनडिफाइन होगा अगर a प्लस बी 0 होगा। तो हम ड्राइव कर रहे हैं एक नोट कि लाइंस जो बन रही हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। कब परपेंडिकुलर होंगी? उस वक्त परपेंडिकुलर होंगी अगर a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है उसमें उससे बनने वाली लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी अगर a और b का सम 0 होगा, या कह लें b माइनस a के इक्वल होगा। यानी ये इक्वेशन बेसिकली ax स्क्वेयर प्लस 2hxy, b की जगह यहाँ माइनस a लिख ले तो माइनस ay स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 है। अगर ऐसी इक्वेशन है b की जगह यहाँ माइनस a है और दूसरी डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी इससे लाइंस बन रही हैं, तो फिर उन दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 का होगा, वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ये एक स्पेशल कंडीशन है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उनसे लाइंस बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, और अगर बन रही हैं तो उनके दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है, तो एंगल कितना है ये चीज़ें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।